आप सभी का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम इस कक्षा में पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण जो है कि परि और आवरण शब्द के मिलने से बना है, और वैसे ही जो इसका अंग्रेजी है इन्वायरमेंट, वो इन्वायनर जो फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है घेरना, इससे मिलकर बना है। इसलिए हिंदी या अंग्रेजी ये दोनों का दोनों को शाब्दिक जब अर्थ देखेंगे तो वो ये है कि एक ऐसा आवरण जो हमारे चारों तरफ घेरा हुआ हो। तो आइए देखते हैं कि क्या घेरा हुआ है। तो सबसे पहले स्थलमंडल, लिथोस्फीयर जिसमें पर्वत, मैदान, मरुस्थल आते हैं। फिर जलमंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, हिमनद, झील, नदी, सागर। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, और इसमें मुख्यतः हम देखेंगे क्षोभ मंडल और समताप मंडल। जीवमंडल बायोस्फीयर जिसमें पौधे एवं जंतु रहते हैं। तो आप देख लिए कि जिस तरीके से किस तरह जो है कि ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जीवमंडल से ये घिरा है, वो क्या है? पर्यावरण है। अब देखिए, स्थलमंडल में पृथ्वी के जो क्षेत्रफल का 29% जो है कि स्थलमंडल है, वहीं 71% ये जो है जलमंडल है। और जलमंडल में हमें ये चर्चा करना है कि देखिए, केवल हमारा जो फ्रेश वाटर है, ठीक, वो 2.75% है। जो हिमनद, झील, नदी है, ग्राउंड वाटर, तो ये केवल 2.75% है। और जो सेलाइन वाटर है, खारा जल है, वो लगभग 97% है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हम जो है जिस ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है, वह केवल 0.5 से 0.7% है। इसलिए हमें इसके प्रति लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि देखिए, ग्राउंड वाटर बहुत कम है और इसका तेजी से ग्राउंड वाटर का लेवल जो है नीचे भी जा रहा है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इसको बेकार में नहीं बहाना चाहिए, इसका इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। अब देखिए, वायुमंडल में कभी कभी प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो मैं यहाँ पे 4 गैसों को लिख दिया हूं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अब देखिए, जीवमंडल को समझने के लिए हमें ये चित्र देखना पड़ेगा। देखिए, जहां पे पौधे और जंतु रह सके उसके लिए आवश्यक है कि वो ये क्षेत्र होने चाहिए, स्थलमंडल होने चाहिए। जल की भी आवश्यकता होती है, फिर वायु की भी आवश्यकता। तो ये आप इसको देख के आप समझ सकते हैं। ये देखिए, बायोस्फीयर है, और ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब हम पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। अब ये सब देखने के बाद आप पर्यावरण को परिभाषित आसानी से कर सकते हैं। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि पर्यावरण स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल के सामूहिक रूप से मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सजीव एवं निर्जीव घटकों से मिलकर बनने वाला वह आवरण या क्षेत्र जिसमें कोई जीव रहता है, उसको पर्यावरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना वह क्षेत्र जिसमें कोई जीव निवास करता है और वह उस घटकों को प्रभावित करता है तथा खुद प्रभावित होता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक, तो अब पर्यावरण को मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इसको आसानी से परिभाषित
कर लेंगे। अब आइए देखिए इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो अर्नेस्ट हैकेल 1869 ईस्वी में किया। इकोलॉजी इकोलॉग जो ग्रीक वर्ड है उससे बना है और ये वर्ड इकोस और लोगोस से मिलकर बना है। इकोस का अर्थ है आसपास का घिराव और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। अब शब्द को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इकोलॉजी जीवों तथा उसके भौतिक जो पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक, अब आइए देखिए ये जो है अध्ययन क्या क्या करता है। तो इसमें प्रकृति के क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा तथा पदार्थों का प्रवाह इसका इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद एबायोटिक अजैव एवं बायोटिक घटकों का जो आपस में अंतर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में पर्यावरण के घटक भी यहाँ देख लीजिए, जैविक अजैविक ऊर्जा। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव पादप जंतु, अजैविक घटक में जल थल वायु एवं खनिज। ऊर्जा घटक में सौर ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। अब आइए देखें कि ये पारिस्थितिकी इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम से पहले एक और टर्म हम देख लें, ये है ऑटिकोलॉजी और दूसरा टर्म है सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में किसी एक स्पेसीज को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य किस तरीके से पर्यावरण में रह रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है और प्रभावित कर रहा है, तो ये क्षेत्र हमारा ऑटो इकोलॉजी में आएगा। और सीन इकोलॉजी में जैसे कोई जंगल है और उस जंगल में जितने वन्य जीव रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं और किस तरीके से उस घटक को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो ये सीन इकोलॉजी में आएगा। अब आइए पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द था उसका प्रयोग 1935 में एजी टॉन्सले ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी 1869 में और पारिस्थितिकी तंत्र एजी टॉन्सले 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया। ये आप लोग दोनों एकदम याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो हम देखते हैं कि जो भी जैविक घटक एवं अजैविक घटक आपस में मिलकर जो अंतर संबंध करते हैं, और ये अंतर संबंध जो है अंतःक्रिया एक प्रक्रिया के रूप में होता है और इस प्रक्रिया के रूप में होते हुए एक जो है कि तंत्र विकसित होता है। एक तरीके से सिस्टम एक डेवलप होता है, उसको इको सिस्टम कहते हैं। आप समझ गए होंगे, मतलब इकोलॉजी जहां होगी वो इकोसिस्टम है। ठीक, अब आइए इकोसिस्टम का महत्व क्या है। तो सबसे पहले फ्रेश एंड क्लीन वाटर को प्रोवाइड करने में इसका महत्व है। स्वच्छ एवं साफ जो पानी है उसके लिए इकोसिस्टम आवश्यक है। ये एयर क्वालिटी मेंटेन करने में आवश्यक है। और मिटिगेट डिजास्टर एंड रन ऑफ, मतलब जो भी आपदाएं हैं उनको ये कम करता है इकोसिस्टम और पलायन को रोकता है। अगला इसका जो महत्व है वो ये है कि प्रिवेंट इरोशन, यह अपरदन को रोकता है, चाहे वो जल अपरदन हो या मृदा अपरदन हो या वायु अपरदन हो, उसको रोकने में इसकी महत्ता है। साथ ही साथ मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो मृदा की उत्पादकता है उसको भी इकोसिस्टम मेंटेन किया रहता है। थैंक यू।